Hello, I welcome you all to the fourth part of our series। तो हम कर रहे हैं एचएसएससी की टीजीटी की तैयारी और ये हमारे क्वेश्चंस हैं ऑफिशियल क्वेश्चंस विद ऑफिशियल आंसर की केवीएस के। और ये पार्ट 4 रहने वाला है हमारा। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि आवाज़ ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, वॉल्यूम कम है, तो उसके लिए मैंने अब खर्चा कर दिया है, माइक ले आया हूँ मैं। तो आप लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है कि एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, आपके लिए इतना कर रहा हूँ यार मैं, तो ये तो बनता है। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग अवेयर हैं इस चीज़ से कि केवीएस के ही क्वेश्चन हमारे हरियाणा के एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। 41st क्वेश्चन जो कि सीटीपी का पहला क्वेश्चन है वो है, ए चाइल्ड इज बोर्न इन ए मोरली ऑनेस्ट एंड सोशली कमिटेड फैमिली। ओवर द टाइम द चाइल्ड इम्बाइब दीज वैल्यूज थ्रू। जो बच्चा एक ईमानदार और सामाजिक परिवार में जन्म लेता है, ठीक है, तो समय के साथ वह बच्चा इन मूल्यों को सीख लेता है। तो वह इनमें से किसके द्वारा सीखता है? इनमें से क्या है जिसके द्वारा वह सीखता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रिफ्लेक्शन, इनसाइट लर्निंग या विकेरियस लर्निंग? इसका प्रॉपर जो आंसर है और जो केवीएस ने इसका आंसर माना है वो है फोर्थ, विकेरियस लर्निंग। विकेरियस क्या होता है? विकेरियस लर्निंग को बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। विकेरियस का मतलब ये होता है कि फील करके या फिर ऑब्जर्व करके कुछ सीखना, या फील करना या ऑब्जर्व करना, ये होता है विकेरियस का लिटरल मीनिंग। और ये विकेरियस लर्निंग क्या होती है हमारे सीडीपी में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का ही दूसरा नाम है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को ही विकेरियस लर्निंग बोला जाता है। देख लीजिएगा, राइटिंग का थोड़ा है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्टूडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कूल विल प्रेफर होम स्कूलिंग। इनमें से कौन से स्कूल का बच्चा होम स्कूलिंग प्रेफर करेगा? ए स्कूल दैट एक्नॉलेजेस डाइवर्सिटी, ए स्कूल दैट कंसिडर्स डिसेबिलिटी, ए स्कूल दैट एडहेयर्स टू सोशल एक्सक्लूजन, ए स्कूल दैट फॉलोज सोशल इंक्लूजन। इसमें से आपको क्या ठीक लग रहा है? जी, इसका थर्ड आंसर है, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें दिख रहा है, इसलिए बच्चा होम स्कूलिंग ज़्यादा प्रेफर करेगा स्कूल का बच्चा, जहाँ पे जो सोशल एक्सक्लूजन है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। एक स्कूल जो सामाजिक बहिष्करण का पालन करता है वहाँ बच्चा होम स्कूलिंग प्रेफर करेगा। आज हमने केवीएस टीजीटी मैथ्स के क्वेश्चन उठाए हैं। मुझे जहाँ से भी, जिस भी ग्रुप से, कहीं से भी रिसोर्सेज जहाँ से भी मिल रहे हैं ना मुझे ये क्वेश्चंस रिस्पॉन्स शीट, मैं वहाँ से उठा रहा हूँ और आंसर की भी इनकी साथ में ही मैं मैच करके प्रॉपरली आपको करवा रहा हूँ। किसी भी यूट्यूबर ने, किसी ने भी अब तक नहीं करवाया हुआ है ऑफिशियल आंसर के साथ। करवा रखा है बहुत सारे लोगों ने, बट अपने थ्रू करवा रहे हैं, वो अपने नॉलेज से करवा रहे हैं। बट केवीएस ने क्या माना है, केवीएस का ऑफिशियल आंसर क्या है, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन थी बच्चों की कि केवीएस क्या मानता है, और टीचर्स की भी ये कन्फ्यूजन थी कि केवीएस क्या मानेगा। तो इसलिए ये की के अकॉर्डिंग ही मैं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ऐसे कैसे आएंगे और की के अकॉर्डिंग ही हमारे आंसर सही होने वाले हैं। ओके, तो हमारा 43rd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर पर्टेनिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट्स इज करेक्ट। आपने अब तक वो देख लिया हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपने लगा लिया होगा अंदाजा। तो इसका आंसर क्या है? 43rd का आंसर रहने वाला है फोर्थ। ओके, इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछा है एडोलसेंट का, तो इसका बेस्ट आंसर जो रहने वाला है वो है फोर्थ, एडोलसेंट कैन थिंक अप टू कंक्रीट लेवल, ठीक है। 44th जो क्वेश्चन है हमारा, अमर इज ए 15 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग स्टूडेंट
Which one of the following now can be answered or responded by Amar which he could not answer or might face difficulty in answering 5 years ago? बताइए इसका आंसर. Describe the most crowded place of your city in your own words. Describe the cleanliness and beauty of your city. Describe the most crowded place of your city as if you are flying in the sky. Describe the beauty of your city as you saw in a dream. इसमें पूछा है कि अमर एक 15 साल का बच्चा है, स्कूल जाने वाला, और इनमें से 5 वर्ष पहले वह कौन से जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता था वो अब दे पा रहा है. ठीक है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन है वो. तो 44th का जो आंसर माना है केविस ने वो है 3rd. डिस्क्राइब द मोस्ट क्राउडेड प्लेस ऑफ योर सिटी एज इफ यू आर फ्लाइंग इन द स्काई. 45th क्वेश्चन है टीचर वांट्स टू एंश्योर complete learning on the part of the students, so the teacher should focus on the philosophical implication of the learning, psychological implication of learning, social implication of learning या moral implication of learning. बताइए. complete participation, सॉरी, complete learning चाहती है टीचर स्टूडेंट्स के थ्रू, तो टीचर को फोकस करना चाहिए इनमें से किस पे. इसका आंसर माना गया है सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग. इसका मतलब है कि सोशल इम्प्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करेगा टीचर, तभी बच्चा पूरी तरह सीख पाएगा. सोशली बच्चा ज़्यादा सीखता है. ठीक है, इन सभी से बेटर सीखता है. इन सभी फिलोसफी, साइकोलॉजिकल और मोरल इम्प्लीकेशन से ज़्यादा सीखेगा सोशल इम्प्लीकेशन में. Among humans, which one of the following activity does not require gross motor skills? जो gross motor skills है वो कौन सी एक्टिविटी में रिक्वायर्ड नहीं है इनमें से. Standing alone, grasping a toy, walking upstairs, jumping at a place. बताओ इन सभी में, जंपिंग में, स्टैंडिंग में और वॉकिंग में, सभी में ग्रोस मोटर. पहले तो बताओ ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है. ग्रोस मोटर स्किल्स होती है जो कि, ये देखिए, स्थूल गति कौशल. स्थूल मतलब कि जो हमारी जो बड़ी मसल्स होती है उनसे जो यूज़ करते हैं ना हम, उनका यूज़ करते हैं, तो वो ग्रोस मोटर स्किल्स होती है. जैसे कि लेग्स, ठीक है, लेग्स, हैंड्स, ये सभी ग्रोस में आती है. और फाइन मोटर स्किल्स में क्या आती है. फाइन में आती है हमारी फिंगर्स. ठीक है, फिंगर्स एक एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल्स का. तो इनमें से ग्रोस मोटर स्किल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है. ग्रेस्पिंग अ टॉय, क्योंकि एक फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है. ओके, सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन. ग्रेस्पिंग ए टॉय. फोर्टी सेवंथ है कोहेलबर्ग डिस्क्राइब्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट विद इन. कोहेलबर्ग ने डिस्क्राइब किया मोरल डेवलपमेंट को किसके अंदर वर्णित किया है. इमोशनल एंड कॉग्निटिव लर्निंग डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो कोहलबर्ग ने इनमें से किसकी बात की है. सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है. ठीक है, तो ये 48th क्वेश्चन है हमारे सामने. द ह्यूमन डेवलपमेंट पैटर्न, जो मानव के विकास का जो पैटर्न है, प्रतिमान है, वो कैसा है. स्पायरल है, लीनियर है, पैराबोलिक है या साइक्लिक है. देखिए लीनियर तो बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है स्पायरल. हमने जो थ्योरीज पढ़ी उनमें भी दे रखा है कि डेवलपमेंट पैटर्न जो है ह्यूमन का वो स्पायरल है. डेवलपमेंट इज स्पायरल. 49th है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से इनकरेक्ट क्या है. ये ध्यान रखिएगा, आपको नो और इनकरेक्ट इन चीज़ों का ध्यान रखना है क्वेश्चन में. ठीक है, 49th क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शंस आप देख ले. इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं. 4th, लेटर डेवलपमेंट इज मोर स्पेसिफिक देन अर्ली डेवलपमेंट. इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो बाद में डेवलपमेंट होती है जो बच्चे की, वो ज़्यादा स्पेसिफिक होती है अर्ली डेवलपमेंट से. बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, क्योंकि अर्लियर जब बच्चे के जन्म के समय ज़्यादा विकास होता है उसका, ना कि बाद में. ठीक है,
द टर्म सेफेलोकोडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल आर एसोसिएटेड विद, ये तो आपको टर्म्स पता ही है, सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। ये ग्रोथ से रिलेटेड है, एजिंग से, मैचुरेशन से या डेवलपमेंट से। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट से रिलेटेड है टर्म्स, सेफेलोकोडल डेवलपमेंट और प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, 2 टाइप्स की डेवलपमेंट होती है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा बारीकी से। ए लिमिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसकी लिमिटेशन क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम इज इग्नोर्ड, टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर, कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्स प्लेस या सेल्फ लर्निंग इज एम्फसाइज्ड। बताइए, इसकी लिमिटेशन ये हो सकती है कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम इज इग्नोर्ड, जो करिकुलम स्टैंडर्डाइज किया गया है, जो हमारा एनसीईआरटी के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, वो इसमें इग्नोर किया हो सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, क्योंकि उसमें सीख के लर्निंग बाय डूइंग होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट में, तो जहाँ तक करिकुलम कुछ हद तक इग्नोर हो जाता है। व्हाट इज़ द वे ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा बिहेवियर मॉडिफाई करने का क्या तरीका है? रिपीशन थ्रू डिल, वेरिएशन ऑफ प्रोवाइडिंग reinforcements, रिफाइनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स या डेवलपिंग लाइकिंग फॉर सम बिहेवियर। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये दी किसने दी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 50 सेकंड का आंसर। सेकंड, वेरिएशन ऑफ प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट, इसमें हम वेरिएशन प्रोवाइड करेंगे रीइंफोर्समेंट के लिए। ठीक है, कभी कुछ देंगे, कभी कुछ उसको देंगे रीइंफोर्समेंट। ठीक है, और ये बताएंगे आप ऑपरेंट कंडीशनिंग और ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये दोनों थ्योरीज किसकी हैं, पहले बिना देखे ट्राई करेंगे। ओके, और जो सही आंसर होगा पहला, उसको मैं पिन करूंगा। एम्प्लॉइंग प्रोजेक्ट मेथड इज नॉट सुटेबल व्हेन, प्रोजेक्ट मेथड कब सुटेबल नहीं होता है? इनमें से कब सुटेबल नहीं होता है प्रोजेक्ट मेथड? रियल लाइफ एक्सपीरियंस आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, टीचर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन इट, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, नो एक्सटर्नल परसुएशन इज नीडेड टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स टुवर्ड लर्निंग। कब सुटेबल नहीं होगा प्रोजेक्ट मेथड? जब टीचर को लगे, टीचर फाइंड दिस डिफिकल्ट टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, टीचर को लगे कि सभी स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, उसको लगे कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, टीचर को लगे कि इंटरेस्टेड नहीं है बच्चे पार्टिसिपेट करने में, तब वो सुटेबल नहीं होगा प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज प्रेफर्ड ओवर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिकॉज, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन प्रेफर्ड की जाती है कब? क्यों की जाती है प्रेफर? वैसे तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो बेटर होती है, बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो प्रेफर की जाती है। क्यों लिखा है इसमें? इट हेल्प्स फोस्टर क्रिएटिविटी, नहीं। पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफन रिवार्ड चिल्ड्रन फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ लर्निंग टास्क, ठीक है। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, नो। इट इज़ बेस्ड ऑन टेकिंग प्लेजर इन एन एक्टिविटी। देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? जो हमारे अंदर से आती है कि हाँ ये तो करना ही है, या हम जो ठान लेते हैं कि हाँ ये करना है, पता नहीं कुछ अंदर से ही आता है हमें, ठीक है, पैशन जो बोलते हैं उसको। बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? कि उस रिवार्ड के लिए, जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें फर्स्ट आओगे साइकिल दिलाऊंगा, बाइक दिलाऊंगा, बुलेट, कार, वटेवर, ठीक है। ये होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हम किसी रिवार्ड के लिए, पनिशमेंट के लिए करते हैं कि अगर ये काम नहीं किया तो थप्पड़ लगेंगे, ठीक है, ये होमवर्क तो कंप्लीट ही करना है, बच्चों को ये बोल दिया, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है वो, इंट्रिंसिकली नहीं है, ठीक है। तो ये प्रेफर क्यों की जाती है और कब की जाती है? क्रिएटिविटी तो बिल्कुल नहीं आती है एक्सट्रिंसिक से, इंट्रिंसिक से ही आती है क्रिएटिविटी। तो ये सब जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जांपल्स हैं, और सेकंड है वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, कि जब पेरेंट्स एंड टीचर्स often reward children for successful completion of learning task।
55th का important factors for development and sharpening of existing curricula do not include. अच्छा, globalization, uniformity, national goals, natural and man-made calamities. डेवलपमेंट और जो शार्पनिंग होती है एग्जिस्टिंग जो करिकुला है, यानी अपना सिलेबस है जो या करिकुलम है, वो क्या इंक्लूड नहीं करता, डू नॉट इंक्लूड, ये सब इंक्लूड करेगा बट यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, करिकुलम में। Which one of the following does not act as a limitation of competency based approach to the learning? Does not act as a limitation, इनमें से क्या एक लिमिटेशन नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर है, ये बड़े बड़े ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसका आंसर है थर्ड, रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग ग्रेड्स ऑफ लो अचीवर्स। ये लिमिटेशन नहीं है, ये एक एडवांटेज है इसका, ठीक है। इसका मतलब कि हमें बताना है कि एडवांटेज क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का। जो लिमिटेशन नहीं है वो पूछा है, इसका मतलब कि एडवांटेज पूछा है। ये आपको घुमाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। ये याद रखना कि डज नॉट भी दे दिया और लिमिटेशन भी दे दिया, इसका मतलब कि सीधा देख के लिमिटेशन मत कर देना, कहीं पहला ही ऑप्शन कराओ, हाँ ये तो लिमिटेशन है। डज नॉट एक्ट एज लिमिटेशन, लिमिटेशन नहीं है, इसका मतलब कि एडवांटेज है उसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का अप्रोच का। बस ये कीवर्ड्स ही हैं जो क्वेश्चन आपका ठीक कराएंगे, ये सब ना क्वेश्चन में, बस ये क्वेश्चन ही पढ़ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट कौन सी है? मदर टंग मस्ट बी मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी स्टेज एज चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद एनहांस्ड वोकेबलरी एंड इट मे हेल्प देयर क्वालिटी ऑफ लर्निंग। मदर टंग मस्ट बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए प्राइमरी स्टेज में, ठीक है, ये बात तो सही लग रही है। इम्प्लीमेंटिंग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मे क्रिएट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देगा। अच्छा, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड सूटेबल टीचर्स टू एबल टू यूज़ मल्टीलिंगुअलिज्म। टीचर्स को तो हम कर ही नहीं सकते ना कि फाइंड सूटेबल, क्यों नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, यही तो हमें हायर करने टीचर्स। चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न 2 और मोर लैंग्वेज एट टाइम, नहीं, बिल्कुल गलत बात, ये बात बिल्कुल गलत, ठीक है। इसका आंसर यही है, मदर टंग जो है मस्ट बी मेड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी स्टेज। विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, नॉट ए फीचर ऑफ, ठीक है, नॉट ए फीचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या नहीं है? लर्निंग लाइज इन द प्रोसेस, ये तो फीचर है इसका। लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी इसका फीचर है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू लॉजिकल आर्गूमेंट्स, या फिर लर्निंग इज ए होलिस्टिक अप्रोच, ये इसका फीचर है। 58 का जो आंसर है वो है थर्ड, ये इसका फीचर जो है नहीं है। लॉजिकल आर्गूमेंट्स नहीं होते हैं एक्सपीरियंस लर्निंग में, वो करके सीखता है बच्चा, ना कि ग्रुप डिस्कशन करके, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है सीसीई का? नोट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डन इनफॉर्मली यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स, या फिर असेसमेंट ऑफ पर्सनल सोशल क्वालिटीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट एंड चेकलिस्ट। असेसमेंट ऑफ स्कॉलिस्टिक एरिया इज डन इन ए फॉर्मल वे ओनली टू अराइव एट रिलायबल डिसीजंस। स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स कवर ऑल एस्पेक्ट्स, और एस्पेक्ट कवर करते हैं सीसीई में। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डन ओनली इनफॉर्मली होती है, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है इनफॉर्मली होती है। असेसमेंट ऑफ पर्सनल सोशल क्वालिटीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स, ये भी ठीक है, बट ये आंसर ठीक नहीं लग रहा है कि असेसमेंट ऑफ स्कॉलिस्टिक एरिया इज डन इन ए फॉर्मल वे ओनली टू अराइव एट, ओनली सिर्फ डिसीजन पे आने के लिए ही हम सीसी नहीं करते हैं, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग देने के लिए भी करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट। नोट। यूनिट टेस्ट के लिए इनमें से क्या जुड़ा हुआ नहीं है यूनिट टेस्ट के साथ? स्टैंडर्डाइज्ड, डायग्नोस्टिक, समेटिव, या फिर प्रोग्नोस्टिक, बताइए जी। 68 का है आंसर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू आंसर की ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते हैं टेस्ट होते हैं जो,
61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, और ये नोट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती क्या है वो आप सबको पता है? याद कर लीजिए एक बार। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है कि जो हम किसी बच्चे का बाद में टेस्ट लेते हैं, उसको पढ़ा दिया उसके बाद टेस्ट लेते हैं, और जो ये टीचर के द्वारा होती है, टीचर के द्वारा या फिर किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा होती है, ठीक है, उसकी नॉलेज चेक करने के लिए कि उसने क्या पढ़ा है पहले। और असेसमेंट एज लर्निंग होती है, ये भी टीचर ही करता है, बट ये एज लर्निंग मतलब कि साथ साथ चलती है लर्निंग के, जैसे कि डेली का जो है होमवर्क चेक करना, वो होती है एज लर्निंग। ओके, और जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो बच्चा खुद करता है, सेल्फ असेसमेंट होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आप आंसर बता दीजिए आप, मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग 61 का आंसर है थर्ड, क्योंकि असेसमेंट ऑफ होमवर्क मैंने बताया अभी आपको, ये आएगा एज लर्निंग के अंदर, ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग। Which one of the following is not a characteristic of assessment for learning? अब ये फॉर लर्निंग का पूछ लिया इन्होंने। असेसमेंट फॉर लर्निंग का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इट एक्सपेक्ट्स स्टूडेंट्स नॉट टू मेक एरर्स, इट प्रोवाइड्स फॉर peer एग्जामिनेशन, इट आइडेंटिफाइज एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑफ नीड फॉर each स्टूडेंट। इनमें से कौन सा नहीं है? इट एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स नॉट टू मेक एरर्स, ये गलत हो सकता है क्योंकि एरर तो करेगा ना बच्चा। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है? जो बच्चा खुद करता है, सेल्फ होती है, ठीक है, तो इसमें एरर की संभावना तो रहेगी। A teacher first gives some examples related to the concept and then asks about the rule, principle governing it. She is adopting. टीचर पहले देती है एग्जाम्पल और फिर बताती है रूल, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल से रूल पे जाना, इंडक्टिव का या डिडक्टिव का? ये तो है ही नहीं, बताइए। ये है इंडक्टिव अप्रोच और यही बेस्ट अप्रोच होती है, इन दोनों में से बेटर होती है, ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच, जिसमें हम एग्जाम्पल टू रूल पे जाते हैं या फिर जनरल टू स्पेसिफिक पे जाते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। इंडिविजुअल अटेंशन क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए? बिकॉज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्फसाइज इट। नो, it helps teachers to maintain discipline. Children develop at different rate and learn individually. Learner always learn better in group. देखिए इसका बेस्ट आंसर है 64th का थर्ड, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट एंड लर्न डिफरेंटली। इसीलिए हमें जो प्रत्येक बच्चे पे ध्यान देना अनिवार्य है, इंडिविजुअल अटेंशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि चिल्ड्रन जो है डिफरेंट रेट डेवलप करते हैं और वो सीखते भी डिफरेंट तरीके से। हर बच्चे का सीखने का तरीका डिफरेंट होता है। भाई मेरा सूख गया, जल्दी से इस वीडियो को शेयर करके आओ तुम लोग, तब तक मैं पानी पी लूँ, इसलिए 10 सेकंड का गैप रहेगा, ठीक है, शेयर करके आओ बाकी। सिक्सटी फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज द टीचर शुड। जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बच्चा, नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, तो टीचर को क्या करना चाहिए? रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल? नहीं। एडवाइस स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट? एडवाइस करेगा, क्यों भाई? आस्क द स्टूडेंट्स टू एज टू व्हाई आर दे नॉट टेकिंग इंटरेस्ट? ponder over the causes for lack of interest and take remedial measures। इसका बेस्ट आंसर जो है वो है फोर्थ,
बच्चे से पूछेगा, बताएगा नहीं या जो भी है, बट वो खुद देखेगा कि बच्चे किस में रुचि ले रहे हैं और किस में रुचि नहीं ले रहा है वो, और फिर उसी के हिसाब से रेमेडी देगा वो बच्चे को, ठीक है। रिपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा, एडवाइस एडवाइस नहीं करेगा, बच्चा एडवाइस नहीं मानता है तो वो देखेगा खुद से, ठीक है, कि क्या हो क्या रहा है ये। इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैज़ बीन मर्ज्ड विद, जो ये है IEDC, ये किसके साथ मर्ज कर दिया गया है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर है फर्स्ट, DPEP, जिसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, लिख लेना यार। फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग वॉज सफरिंग, स्टीफन हॉकिंग जो फेमस साइंटिस्ट थे वो किस बीमारी से ग्रसित थे? 67th क्वेश्चन का हमारा आंसर है सेकंड, वो एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से सफ़र कर रहे थे, ठीक है, ये आपको याद ही करना है। वीडियो इस पर लग रहा थोड़ा लंबी होने वाली है, और तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, आप जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। 68th क्वेश्चन देखते हैं तब तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस नीड्स गाइडेंस, गाइडेंस इनमें से किस में चाहिए? एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट, इसको नहीं चाहिए। क्लास 11 स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम हु इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म after opening science in class 11th, a student who is showing the symptoms of academic anxiety, class 11th student of science stream who crams the scientific laws and formulas। बताओ इनमें से किसको गाइडेंस चाहिए, नीड्स गाइडेंस? जो क्लास 11th का स्टूडेंट है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, नॉट एबल टू परफॉर्म, या फिर जो प्रैक्टिकल्स में सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको चाहिए गाइडेंस। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये PDF मैंने कहीं कहीं से उठाई है, तो इनके जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उनका बुकमार्क भी शायद इस PDF में मिल जाएगा आपको देखने को, बट ये मेरे चैनल का बुकमार्क नहीं है, ठीक है, मेरा टेलीग्राम पे फ़िलहाल कोई चैनल नहीं है। 69th क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। कैटास्ट्रोफिक इवेंट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या पॉवर्टी, बताओ भाई। इसका मतलब है मनोवैज्ञानिक दबाव इनमें से कौन सा नहीं है? ये आंसर इसने सही किया हुआ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि हम आलस में रहते हैं तो इसका मतलब कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं आएगा इससे, ठीक है। इन ए स्कूल लाइब्रेरी द बुक स्टॉक शुड कंसिस्ट ऑफ करिकुलम रिलेटेड नॉन फिक्शन रिसोर्सेज मस्ट बी, जो ये है करिकुलम रिलेटेड नॉन फिक्शन रिसोर्सेज, नॉन फिक्शन बुक्स जो करिकुलम से रिलेटेड हैं वो कितनी परसेंटेज होनी चाहिए हमारे जो स्कूल लाइब्रेरी के अंदर? ये क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ, एटलीस्ट 60% होनी चाहिए। लाइब्रेरी की टोटल स्टॉक की बुक्स का 60% जो है नॉन फिक्शन बुक होनी चाहिए जो कि करिकुलम से रिलेटेड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक कैन नॉट बी टॉट टू द स्कूल स्टूडेंट्स थ्रू कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स, कम्युनिटी को लर्निंग रिसोर्स मानते हुए इनमें से कौन सा टॉपिक जो है नहीं पढ़ाया जा सकता? कैन नॉट बी टॉट, सोप प्रिपरेशन प्रोसीजर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। इनमें से फ्रिक्शन पढ़ाया जा सकता है, रिफ्लेक्शन पढ़ाया जा सकता है प्रिज्म के थ्रू, सोप प्रिपरेशन पढ़ाया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो है हम नहीं पढ़ा सकते हैं कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स के अंडर, ठीक है। Who among the following teachers is a reflective practitioner?
इनमें से कौन सा टीचर जो है इफेक्टिव प्रैक्टिशनर होगा? टीचर हु इज एन एक्सपर्ट इन रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ए टीचर हु ऑलवेज आस्क स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर फ्यूचर लाइफ, ए टीचर हु ड्रॉज इम्प्लीकेशन फॉर हिज टीचिंग फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, टीचर हु ब्लाइंडली फॉलोज वो करेगा, वो तो टीचिंग मेथड नहीं होगा इफेक्टिव प्रैक्टिशनर। रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होगा इफेक्टिव प्रैक्टिशनर। 72 का जो आंसर है वो हमारा है थर्ड, रिफ्लेक्ट, जो उनको बच्चों को बोलेगा कि रिफ्लेक्ट करो टीचर फ्यूचर लाइफ के लिए, नहीं। जो थर्ड आंसर है, टीचर हु ड्रॉज इम्प्लीकेशंस फॉर हिज और हर टीचिंग फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, जो कि अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस से जो अपनी टीचिंग पे डाल लेगा, मतलब कि जो अपने एक्सपीरियंस से जो टीचिंग करेगा, ठीक है, वही हुआ है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। 73 है, गुड टीचर एज ए लीडर शुड, जो गुड टीचर होगा लीडर के रूप में वो उसको कैसा होना चाहिए? इन्वॉल्व ऑल ही स्टूडेंट्स थ्रू पार्टिसिपेटरी ग्रुप एक्टिविटीज टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स, ट्राई टू मेक बैलेंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द एडवाइस ऑफ द प्रिंसिपल, try to improve his teaching skills, try to attain the best degrees in education। 73 का आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा, फर्स्ट, सभी को इन्वॉल्व करेगा वही लीडर होगा, ठीक है। 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हेल्प ए टीचर बिल्ड ए विजन फॉर बेटर स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम को बेटर करने के लिए इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा टीचर के लिए, बताइए। 74 क्वेश्चन, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए उसको, तो फर्स्ट होगा, और एक्सपोजर टू वेराइड लाइफ सिचुएशन, ठीक है। डिग्री इन फिलोसफी ज़रूरी नहीं है ये। 30 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ये भी ज़रूरी नहीं है। एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द वर्स्ट एंड बेस्ट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये एक्सपीरियंस अगर उसका होगा, ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इनमें से जो बेस्ट आंसर है वो हमारा थर्ड है। 75th क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प मैक्सिमम इन एनहांसिंग द टीचिंग लर्निंग एथोस इन ए स्कूल, सबसे ज़्यादा बेटर जो है वो क्या एनहांस करेगा टीचिंग लर्निंग में, बताओ। मेकिंग बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स, रीडिंग कंपल्सरी, having open dialogue session on every educational and social issue with every teacher, strictly following the set timetable and no wastage of time on field visits, mastering the course prescribed। इसका आंसर हमारा होना चाहिए 75th का, having open dialogue session, ठीक है, यही आंसर है इसका। 75th का सेकंड ओपन डायलॉग सेशन जब करेंगे तो वही मैक्सिमम एनहांस करेगा टीचिंग लर्निंग को, ठीक है, इन सभी ऑप्शंस के से बेटर। Who among the following be preferred to make the school timetable, जो स्कूल टाइम टेबल है उसको बनाने के लिए हम किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? द फिजिकल एजुकेशन टीचर, द ड्राइंग एंड पेंटिंग टीचर, द मैथमेटिक्स टीचर या द वाइस प्रिंसिपल, बताइए। 76 का जो थर्ड है, मैथमेटिकल टीचर को प्रेफर करेंगे, क्यों प्रेफरेंस देंगे उसको? क्योंकि जो मैथमेटिक्स का जो पीरियड होता है वो फर्स्ट पीरियड माना जाता है, फर्स्ट पीरियड सुटेबल होता है मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स टीचर को हम प्रेफरेंस देंगे, ओके। मैथमेटिक्स का और जो लैंग्वेज का फर्स्ट पीरियड बेस्ट माना जाता है प्रोडक्टिविटी में। सब्जेक्ट्स लाइक मैथ एंड इंग्लिश शुड बी टॉट इन विच पीरियड, ये मैंने अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ गया है। तो आप इसका आंसर क्या कमेंट करेंगे? 77th का आंसर कमेंट करेंगे आप, ओके, जस्ट बताया मैंने, और वही आंसर की में आंसर है जो मैंने बताया अभी, ओके। 78th क्वेश्चन है हमारा, विच डॉक्यूमेंट डिस्कस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है कौन से डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था? कोठारी कमीशन, राममूर्ति कमेटी, या NP 1986, या फिर NEP 2020? सबसे पहले किसने डिस्कस किया था मल्टीलिंगुअलिज्म को, ये बताना है हमें। 78th क्वेश्चन का आंसर, मल्टीलिंगुअलिज्म डिस्कस किया गया था NEP
2020 में द पावर ऑफ लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअलिज्म को डिस्कस किया गया था। ठीक है, इन whose context we talk specifically of safe and secure environment for children in schools। किसके कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं कि सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए चिल्ड्रन के लिए स्कूल में? डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के लिए, ट्राइबल के लिए, रूरल के लिए, या फिर हैंडीकैप्ड के लिए? ये स्पेसिफिकली हम बोलते हैं हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए, कि उनके लिए हमें सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए चाहिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, बट स्पेसिफिकली इसमें से पूछा है बेटर, स्पेसिफिकली किसके लिए बोलते हैं ये चीज़। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड ऑफ एजुकेशन मैक्सिमम इनोवेशंस हैव बीन डन। इनमें से किस फील्ड में मैक्सिमम इनोवेशंस की गई हैं? और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आप, क्योंकि यार वीडियो बनाने में और एडिट करके जो पोस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे वेस्ट होते हैं। और मैं भी टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, यही हरियाणा की, तो 3 से 4 घंटे देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बट आप लोगों ने कमेंट्स देख के फिर वही बात है, मन करता है कि बना देता हूँ वीडियो यार, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, तो मेरी भी रिवाइजन हो रही है साथ साथ। बट 3 से 4 घंटे जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो यार आप लोग को सिर्फ 20 मिनट या फिर मैक्सिमम 30 मिनट रखते होंगे वीडियो को 2x पे करके देखने में। ठीक है, और सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना। आपसे रिलेवेंट ही कंटेंट आएगा इस चैनल पे, डोंट वरी। ठीक है, कोई भी रिलेवेंट कंटेंट नहीं आएगा, कोई भी बकवासबाजी नहीं आएगी इस चैनल पे। ठीक है, सिर्फ रिलेवेंट कंटेंट आएगा इस चैनल पे। और सब्सक्राइब करने का मकसद क्या है कि जो अभी जो यूट्यूब जो मुद्दे की बात बताता हूँ आपको मैं फ्रैंकली, जो यूट्यूब अभी भी ऐड दे रहा है इस चैनल पे, वो उसका रेवेन्यू यूट्यूब को जा रहा है, वो ना किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा उसमें, यूट्यूब को जा रहा है, उसका रेवेन्यू बाहर जा रहा है। ठीक है, और जब इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दोगे आप, सब्सक्राइबर अच्छे हो जाएंगे इस चैनल पे, व्यूज़ अच्छे हो जाएंगे, तो उसका रेवेन्यू अपने पास आएगा। ठीक है भाई, अगर यूट्यूब पे ऐड नहीं आ रही होती इस चैनल पे भी, तो मैं नहीं बोलता आपको, बस बना के छोड़ देता। पर जब ऐड आ ही रही है, ऑलरेडी वो लोग पैसा कमा रहे हैं हमारे थ्रू, तो क्यों ना वो पैसा हमें मिल जाए। ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट? यही था, ये फ्रैंकली मैंने बता दिया आपको, बाकी आपकी मर्जी है भाई लोग। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर, मैक्सिमम इनोवेशन किस फील्ड में हुए हैं? आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा प्राइमरी में। प्राइमरी में देखे होंगे आपने, बहुत इनोवेशन होते हैं, जैसे कि किंडरगार्टन हो गया, प्ले स्कूल, ये सब इनोवेशन इसमें होते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना वॉल्स पे, ये सब मैनी थिंग्स। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस प्राइमरी में किए गए थे। ओके, इसका आंसर यही है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। वीडियो आई थिंक इस बार लंबी हो गई है, और वॉइस का इश्यू आई थिंक इस बार नहीं आया होगा, और फिर भी अगर आता है तो यार प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ अभी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको भी। ओके, सो दिस वाज अवर सेशन।